गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार प्लीज बता देंगे सारे लोग। सब क्लियर ऑडियो वीडियो? ओके, चलो। आज एक्चुअली आप लोगों की क्लासेस दो दो हैं, एक अभी भी है और एक इसमें भी है। ठीक है, दोपहर में भी है। जैसा आप लोगों को बताए थे हम कि जो क्या कहते हैं, ट्यूसडे को डॉक्टर मुझे एग्जैक्ट मेरी डिलीवरी डेट बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी चाह रहे हैं कि आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस हम कवर कर लें, है ना, ताकि जस्ट इन केस डिलीवरी मेरी पहले होती है तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। दूसरा चीज़ है कि बहुत स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि मैम न्यूज़ में कल फिर आया कि नवंबर के टाइम में एग्जाम होगा, है ना। फिर से ये लोग ऐसे ऐसे क्या करने लगे, गोल घुमाने लगे बातों को। ऐसे ऐसे क्या करते रहिए, लोग गोल घुमाते रहे बातों को। तो मैम क्या किया जाए अभी? तो अभी पिछले बैच में भी हम यही कह रहे थे, आप लोगों को भी यही कहेंगे कि अभी कुछ भी नहीं पता, है ना। अभी कुछ भी नहीं पता, नोटिफिकेशन आने दो। चांसेस यही लग रहे हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है आपका एग्जाम इलेक्शन के पहले। ठीक है, इलेक्शन के पहले आपका एग्जाम पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम तो इलेक्शन के बाद होगा। एक तसल्ली हम लोगों को मिल जाती अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और नोटिफिकेशन में एग्जाम का डेट लिख दिया जाए। नहीं, अगर नोटिफिकेशन में वो एग्जाम का डेट लिख देते हैं तो भी हम लोग कुछ हद तक निश्चिंत हो जाएंगे, है ना। तो खैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है उससे पहले ही, ठीक है, हमको लग रहा है मुश्किल से 15-20 दिन हमको लगेगा, हम रिज्यूम जल्दी करेंगे। क्योंकि क्योंकि आप लोग भी वेट करोगे और हम भी क्या करते हैं, हम भी वेट करेंगे। लेकिन चलो अभी है कि अभी एग्जाम नहीं है तो अभी उतना पैनिक सिचुएशन नहीं है हमारे साथ। ठीक है, सो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी जितना पॉसिबल हो पाएगा अभी हम लोग इसको खींच दे रहे हैं। अभी हम लोग एक चैप्टर कर लेंगे, दोपहर में भी क्लास है। दोपहर की क्लास में आपको हम इलेक्ट्रिसिटी करवाएंगे। ठीक है, अभी ये 10th क्लास की एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर अभी करेंगे, दोपहर की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। हाँ श्रवण समझ गए, करवा दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। चलिए, अब बेटा कितना दिन लगेगा रिकवर होने में ये तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बहुत टाइम हमको नहीं लगता है लगना चाहिए। बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। कोशिश यही रहेगी, विल पावर आदमी स्ट्रांग रखता है तो फिर बॉडी भी आपकी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो हम जानबूझ के इतना बोल रहे हैं कि जल्दी रिज्यूम करेंगे, जल्दी रिज्यूम करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं ताकि वो पूरा यूनिवर्स हमको हेल्प करे जल्दी रिकवर करने में और जल्दी रिज्यूम करने में। कोई कमजोरी नहीं होता है शिव शक्ति, है ना। पूछना अपनी मम्मी लोग से, अपनी मम्मी लोग से पूछना, वो लोग डिलीवरी के एक दिन पहले तक काम की होंगी, हो सकता है डिलीवरी वाले दिन भी काम की होंगी, है ना। आप में से भी बहुत लोग इस चीज से वाकिफ हो और फिर फटाफट से, क्योंकि इतना थोड़ी लग्जरी होता है सबको कि लोग 1.5-2 महीने आराम करते रहे, है ना। तो हम कोई पहली फीमेल तो है नहीं कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं ना। हम लोग की सब मम्मी सब ये सब कर चुकी हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम भी पूरा एकदम अपना विल पावर लगा रहे हैं कि एकदम लास्ट डे तक काम करें। और ओटी में जाने से पहले तुम लोग को एक नोटिफिकेशन डाल देंगे कि अब हम जा रहे हैं ओटी में, मेरे लिए प्रे करना। ठीक है, और जल्दी से हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर जल्दी से हम रिज्यूम करेंगे। अभी से इतना बोलते रहेंगे, अभी से नहीं। पहला भी मेरा सिजेरियन ही हुआ था, पर क्या कहते हैं, ऐसा 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 कोई परेशानी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई परेशानी नहीं होता है। थोड़ा सा विल पावर स्ट्रांग रख लेते हैं, बाकी तो अपने हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन जो अपने हाथ में है वो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। नहीं, बैठ के दिक्कत होता है क्लास लेने में। ठीक है, क्योंकि जब आप बैठते हो ना तो पेट इतना हेवी हो जाता है और फिर और दिक्कत होता है। खड़े होने से थोड़ा टहल सकते हैं, इसलिए जगह बेहतर रहती है। ठीक है, चलो शुरू करें क्लास। पहला चैप्टर हम लोगों को करना है 10th क्लास की एनसीईआरटी का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी आपको क्या बताती है? इस चैप्टर में एनसीईआरटी आपको बताती है केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? क्या आलू का काटना केमिकल रिएक्शन है? क्या आलू का काटना केमिकल रिएक्शन है?
नहीं, आलू का काटना केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? जहां पर क्या होता है, जहां पर कोई नया चीज बनता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला चीज है कि न्यू प्रोडक्ट बनना। जब भी नया उत्पाद बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। अगर किसी के स्टेट में चेंज आए, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर पानी बना देते हैं, पानी लिक्विड है। स्टेट में चेंज आया, स्टेट में चेंज आया, अवस्था में बदलाव आया, अवस्था में बदलाव आया, तो अब ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन पहचानने के तरीके क्या हैं? नया पदार्थ बदलना, स्टेट में चेंज आना, कलर में चेंज आना, ठीक है, और साथ में क्या होना, और साथ में कई बार प्रेसिपिटेट बनना। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है, अवशेप क्या है? कोई भी अघुलनशील चीज, कोई भी इनडिसॉल्वेबल, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो पानी में घुलती नहीं है, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अवशेप कहते हैं, ठीक है। जो चीज पानी में ना घुले उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। बहुत बढ़िया अंकिता। और क्या केमिकल रिएक्शन का मानक है? हीट का एब्जॉर्ब होना या हीट का निकलना, हीट का एब्जॉर्ब होना या हीट का निकलना, ये सब हमको बताता है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ये आपके सामने हम क्या लिखे हैं? इक्वेशन लिखे हैं। जो भी चीज लेफ्ट साइड है, एरो के लेफ्ट साइड है, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है? क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, संतुलित है? आपका जवाब होगा नहीं। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड, संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां पर दो है, ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में दो है, लेकिन यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, यहां पर एक ही ऑक्सीजन है। तो क्या किया जाए? किया ये जाएगा कि अगर यहाँ पे हम 2H2O लिख दें और यहाँ पर 2 लिख दें, तो क्या बात बन जाएगी? कहिएगा मैम, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन लेफ्ट और राइट बराबर, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, लेफ्ट और राइट बराबर, लेफ्ट और राइट बराबर। तो ये क्या है? ये बढ़िया चीज हुआ। ये बढ़िया चीज हुआ क्योंकि आपका केमिकल रिएक्शन जो क्या हुआ, आपका केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, संतुलित हो गया। क्यों बैलेंस करते हैं? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवोइजियर के द्वारा दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि मास को ना तो बनाया जा सकता है ना तो मिटाया जा सकता है, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को ना तो आप बना सकते हो ना तो मिटा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए लेफ्ट और राइट बराबर हो गए, ठीक है जी, क्लियर, सिंपल। इसके बाद एनसीईआरटी आपको बताती है कि केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के हैं। सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? चीजों का मिलना, चीजों का मिलना, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब रिएक्टेंट की संख्या, अभिकारक की संख्या ज्यादा हो, प्रोडक्ट की संख्या कम हो। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहां पर आपको पता होना चाहिए, CaO को कहते हैं क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेट लाइम। तो क्विक लाइम से स्लेट लाइम बनना, ये क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस स्लेट लाइम का क्या क्या यूज है? इस स्लेट लाइम को आप इस्तेमाल करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है। घर में जो हम लोग पुताई करते हैं ना, व्हाइट वॉशिंग करते हैं, उसी में हम स्लेट लाइम का प्रयोग करते हैं। और क्या यूज करते हैं हम लोग स्लेट लाइम का व्हाइट वॉशिंग के अलावा? अच्छा, व्हाइट वॉशिंग में चमक क्यों आती है? व्हाइट वॉशिंग के बाद दीवारों पर चमक तुरंत आती है या कुछ दिनों के बाद आती है? आप व्हाइट वॉशिंग करते हैं, उसके बाद वो सूखता है, तब जाकर चमक आती है, ठीक है। चमक क्यों आती है? क्योंकि ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। जो आप व्हाइट वॉशिंग करा रहे हैं, उस व्हाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, ठीक है। ये आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि आपके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट से दीवारों पर चमक आती है,
एनसीईआरटी के पैराग्राफ में ये चीजें लिखी हुई है। इसी का उल्टा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया। डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि एक बड़े चीज का छोटे टुकड़े में टूटना। डीकम्पोज होना मतलब विघटन होना, बड़े चीज का छोटे टुकड़े में टूटना। कौन कौन से एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में है डीकॉम्पोजिशन के? डीकॉम्पोजिशन विघटन का कौन कौन सा एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर ये टूट रहा है, यानी यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और क्या है? सिल्वर क्लोराइड को, ये आपके टीआरई एग्जाम में पूछा था, सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप धूप में रखते हैं तो ये क्या होता है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। टीआरई का जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें पूछा था कि सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या है, येलो कलर है। एजीसीएल का कलर क्या है? एजीसीएल का कलर क्या है, कौन बताएगा? सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है? एजीसीएल। ब्राउन, भूरा, व्हाइट, ग्रे। एनसीईआरटी खोल के बताओ, तो तक हम थोड़ा पानी पिए। ब्लू नया ही कलर निकाल दिए ब्लू। एकदम ही नया कलर निकाल दिए हो ब्लू। ग्रीन, वाह, सब कलर कलर खेलो। अरे किताब से देख लो यार, किताब से देख लो। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एनसीईआरटी में, बताओ यार, 2 मिनट बैठे हैं हम, देखकर बताओ। तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोग अभी तक कलर वगैरह में कंफ्यूज कर रहे हो जी। ये सब तो गलत बात है ना, ये सब तो गलत बात है। बेटा सिल्वर क्लोराइड का कलर सफेद होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर सफेद होता है, ठीक है, और ये सिल्वर कलर या ग्रे कलर में बदल जाता है सनलाइट में। सिल्वर कलर या ग्रे कलर में बदल जाता है सनलाइट की मौजूदगी में। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, टीआरई में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के उदाहरण है। चौथा उदाहरण कौन सा है? लेड नाइट्रेट। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और NO2 गैस का भूरा धुआं निकलता है। सीधा पूछता है कि भूरा धुआं कौन से गैस का है? भूरा धुआं कौन से गैस का है? NO2 गैस का है। ठीक है, भूरा धुआं कौन से गैस का है? NO2 गैस का है। ठीक है, तो ये आपसे कुछ सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल होता है? 2 और 3। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपसे डिकम्पोजिशन के बारे पूछा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है। पहले भी हम लोग छोटे क्लास की एनसीईआरटी में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हैं, उसमें हम लोग ये वाला सारा बात पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है। सबसे परफेक्ट एग्जांपल है उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर एक एसिड और एक बेस मिलते हैं और इनके मिलने से सॉल्ट और वाटर बन जाता है। इनके मिलने से क्या बन जाता है? सॉल्ट और वाटर बन जाता है। तो पहले क्या हो रहा है? पहले सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है क्योंकि सोडियम ऊपर है, और फिर बेचारे हाइड्रोजन के पास कोई जगह नहीं बचती,
तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा होता है, ये हाइड्रोजन चुपचाप से OH के साथ मिल जाता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये बेचारा चुपचाप से जाकर OH से मिल जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, यहां पर भी लिखा है, देखो दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो। रिडक्शन का मतलब क्या है, किसी चीज से ऑक्सीजन हटा देना या हाइड्रोजन जोड़ देना, ये रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, किसी चीज में ऑक्सीजन मिला देना या हाइड्रोजन हटा देना। जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। कोरोजन का मतलब क्या है, हिंदी में संक्षारण कहते हैं। कोरोजन का मतलब है कि जब आप किसी मेटल की गुण को खराब कर रहे हो, जब आप किसी मेटल के प्रॉपर्टीज को यानी गुणों को क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई है कोरोजन से संबंधित। सबसे पहला है रस्टिंग, जंग लगना। जंग कब लगता है, जब आयरन को ऑक्सीजन और नमी दोनों मिल जाती है, तो उस केस में आयरन पर रस्ट लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। और क्या एग्जांपल है, चांदी के बर्तन काले क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी जो है आपके आसपास के हाइड्रोजन सल्फाइड से जुड़ती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, इसीलिए चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं। चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं। कॉपर, तांबा अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कॉपर हरा पड़ जाता है, कॉपर ग्रीन पड़ जाता है। कॉपर के ऊपर वो ग्रीन कोटिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि कॉपर क्या करता है, आपके आसपास का कार्बन डाइऑक्साइड, आपके आसपास का वाटर वेपर, आपके आसपास का ऑक्सीजन, इन सब से मिलता है, इन सब से मिलता है और कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है, जिसके वजह से कॉपर हरा हो जाता है। तो तांबे का बर्तन हरा होने का कारण है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम लोग इसको साफ कैसे करते हैं, हम लोग इसको साफ करते हैं नींबू रगड़कर या इमली रगड़कर। क्यों, क्योंकि ये बेस है, कॉपर कार्बोनेट एक बेस है, नींबू एसिड है। जब आप इस पर नींबू रगड़ते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, रैंसिडिटी को हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। रैंसिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। आप देखते हो कि जो आप मिक्सचर लाते हो या बाजार से कोई भी चीज फ्राइड लाते हो, अगर उसको थोड़ी देर छोड़ दो तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है ना। क्यों, क्योंकि उसका जो फैट है, उसके अंदर जो भी फैट है, वसा है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अभी तो बताए कोमल कुमारी की तांबे के बर्तन को फिर हम लोग किसी एसिड से साफ करते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसकी वजह से वो खाना खाने लायक नहीं रहता। इसीलिए आप देखते हो कि चिप्स के पैकेट में क्या हम ऑक्सीजन भरते हैं, नहीं, चिप्स के पैकेट में क्या भर देते हो, नाइट्रोजन भर देते हो, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं होता है ना। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन नहीं हो उसके फैट का। ठीक है, क्वेश्चंस पर आओ जरा देखें। 18 क्वेश्चंस हैं टोटल इस चैप्टर के। इस चैप्टर के 18 क्वेश्चंस हैं। सी, देखो बेटा, कभी भी अगर किसी चीज की स्टेट चेंज हो रही है ना, ये पहले भी आपको छोटे क्लास की एनसीईआरटी में बता चुके हैं, स्टेट चेंज होना हमेशा फिजिकल चेंज दिखाता है। अगर स्टेट चेंज हो रहा है, अवस्था बदल रही है, आप पानी को उबाल रहे हैं, पानी को उबालने से आपको भाप मिल रहा है,
ठीक है, यानी लिक्विड जो है वो गैस में परिवर्तित हो रही है, लिक्विड गैस में क्या हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो ये क्या हुआ, क्या इसमें वाटर में कोई नया पदार्थ बन गया, नहीं ना, सिर्फ स्टेट ही चेंज हुआ, कॉम्पोजिशन बदल गया नहीं, पानी भी H2O है, स्टीम भी H2O ही है, फर्क है सिर्फ स्टेट चेंज हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि कॉम्पोजिशन नहीं बदला, ये फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही बर्फ से पानी बनेगा, तो बर्फ भी H2O, पानी भी H2O, ये भी फिजिकल चेंज। नमक का पानी में घुलना, ये भी फिजिकल चेंज है, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। तो सब फिजिकल चेंज है। पूछ रहा है कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें लेफ्ट साइड में ज्यादा चीजें होती हैं, राइट साइड में कम चीजें होती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन है क्या, न्यूट्रलाइजेशन में एक एसिड और बेस मिलते हैं और इनके मिलने से सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, ये भी नहीं, ठीक है, तो ऐसे भी गैस कर सकते हो, बाकी हम समझा भी देते हैं। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन की जगह ले रहा है, ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन की जगह ले लिया, इसीलिए NO बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सवाल आता है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, तो आओ जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले NH3 पे ध्यान दो, है ना, सबसे पहले किस पर ध्यान दो, NH3 पर, इसके पास हाइड्रोजन है, अब ये किस में बदल गया, NO में बदल गया, यानी पहले हाइड्रोजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन आ गया। किसी चीज से हाइड्रोजन को हटा देना या ऑक्सीजन जोड़ देना, ये क्या कहलाता है, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर हम किसी चीज से हाइड्रोजन हटा रहे हैं या उसमें ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब NH3 का क्या हो गया, NH3 का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब अगला देखो, अगला देखो, कहोगे मैम यहाँ पर O2 है, यहाँ पर H2O है ना, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर H2O है, यानी हमने पहले यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ गया। इसका मतलब है कि हम इसमें हाइड्रोजन को जोड़ दिए, हम इसमें क्या किए, हम इसमें हाइड्रोजन को जोड़ दिए। अगर हम किसी चीज में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ चल रहे हैं, तभी ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तभी ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, ये रहा जवाब। बात समझ में आया? फिर से अच्छा क्वेश्चन, फिर से अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताएं हम, पहले आयरन था, अब आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, तो क्या कह रहा है, लोहे धातु का ऑक्सीडेशन हो गया, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद क्या देखे हम, इसके बाद हम देखे कि ये वाटर है, इसके बाद हम क्या देखे, इसके बाद हम देखे ये पानी है, अब इसमें H2 बचा, यानी ऑक्सीजन हटा दिए। किसी चीज से ऑक्सीजन को हटा देना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, यानी वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, पानी जो है ये अपचयित हो रहा है, पानी जो है ये अपचयित हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना, दूसरी बात भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है।
अब आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अलावा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा ध्यान से सुनना, हम किसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एजेंट, टिकट बुकिंग एजेंट से तुम लोग टिकट कराते हो, वो अपने लिए टिकट करता है या दूसरे के लिए टिकट करता है? तुम कहते हो मैम एजेंट हमेशा दूसरे के लिए काम करता है। एजेंट अपने लिए नहीं काम करता, दूसरे के लिए काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? खुद रिड्यूस हो जाए। दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, बिल्कुल माँ बाप की तरह, समझे? तो यहां क्या लिख रहा है? वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट हमेशा दूसरे के लिए काम करता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए? खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद क्या हो जाए? खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। वाटर क्या हो रहा है बेटा? वाटर तो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। वाटर क्या हुआ? वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ठीक है। जो खुद रिड्यूस हो जाए, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन आयरन को दे दिया, ये खुद रिड्यूस हो गया। आया बात समझ में? तो 1, 2 और 4 करेक्ट है, 1, 2 और 4 करेक्ट है। इनमें से कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? इनमें से कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसमें हीट बाहर निकलती है, ठीक है। अब आप पानी को, सॉरी, क्विक लाइम को पानी से मिलाते हैं तो इसमें स्लेट लाइम बनता है और साथ ही साथ इसमें काफी अच्छे अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है, ठीक है, अच्छा हीट भी निकलता है। तो ये क्या कहिएगा कि ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का डाइल्यूशन यानी तनुकरण करने का मतलब क्या है? कि हम पानी में बूंद बूंद करके एसिड मिलाते हैं, पानी में बूंद बूंद करके एसिड मिलाते हैं, तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक्सोथर्मिक है। उल्टा कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा लें कि एसिड लें और उसमें वैसे भर ग्लास पानी डाल दें? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, इतना ज्यादा हीट निकलेगा कि पता चला पूरा बर्तन ठपाक से टूट पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पानी लिया जाता है और उसमें बूंद बूंद करके एसिड लिया जाता है, ऐसे घुमाते हुए। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी जल का जलवाष्प में बदलना, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है ना। स्टेट चेंज कैसे होता है? हीट एब्जॉर्ब होकर स्टेट चेंज होती है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कपूर का सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस कैसे बन रहा है? हीट एब्जॉर्ब होके हो रहा है, तो ये एंडोथर्मिक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, देख लो, पहले पढ़ लो फिर आगे देखना। पहले पढ़ लो, पढ़ के एक जगह कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखेंगे इसको। ऑप्शंस भी हैं इसके। क्या कह रहा है? 3 बीकर हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी, 3 बीकर हैं, सब में पानी है, किसी में हम NaOH मिलाए, किसी में CuSO4 मिलाए, किसी में NaCl मिलाए। इसके बाद हम देखें कि ए और बी में टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। ए और बी में क्या हुआ? इसमें टेम्परेचर बढ़ गया, और सी में क्या हुआ? टेम्परेचर कम हो गया, समझे? तो 3 बीकर हैं, ए और बी में टेम्परेचर बढ़ गया, सी में टेम्परेचर कम हो गया। बताइए क्या समझे? टेम्परेचर बढ़ना मतलब हीट बाहर निकला, तो ए और बी में एक्सोथर्मिक है, ए और बी में एक्सोथर्मिक है। सी में टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया मतलब उसने हीट को अवशोषित कर लिया, हीट को छोड़ा नहीं, हीट को अपने अंदर समा लिया,
तो सी में क्या हुआ, सी में एंडोथर्मिक हुआ। 1 और 4 सही है, जवाब आया ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? तो जब हीट छोड़ी जाती है टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब हीट ले ली जाती है टेम्परेचर कम हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है तुम लोग गड़बड़ करोगे। नहीं आफरीन, हीट एब्जॉर्ब होगा तो बाहर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना। एक्सोथर्मिक मतलब जब हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ता है। तभी तो आपका बीकर फट जाता है जब आप एसिड में पानी मिला देते हो, समझे? कह रहा है कि आप एक बीकर ले लो, एक बर्तन ले लो, इसमें डाल दो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, ठीक है। इसमें धीरे धीरे आप फेरस सल्फेट डालते जाओ, वो भी डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब है जिसमें पानी मिला हुआ है। आप क्या देखिएगा, आप देखिएगा कि धीरे 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 ये जो एसिडिक KMnO4 है, ठीक है, एसिडिक KMnO4 है जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका जो नीला रंग है, पर्पल कलर है, बैगनी कलर है, ये धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसका कारण क्या है? हमेशा याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरे को ऑक्सीजन देता है, जो दूसरे को क्या देता है, जो दूसरे को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दूसरे को ऑक्सीजन देगा, मतलब FeSO4 को ऑक्सीजन देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से इसका रंग जो होगा वो फीका हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके वजह से ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसी वजह से इसका खुद का रंग जो है वो फीका पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है? आफरीन आप कंफ्यूज हो ज्यादा, ठीक है, देखो ध्यान से बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी 2 बार विस्थापन। क्या यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहा है? नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, दोनों मिले ये बना, ठीक है। क्या यहाँ पर भी 2 बार विस्थापन हो रहा है? नहीं, ये भी एक तरीके का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, है ना। एक बार ये इसकी जगह ले रहा है और फिर इसके पास कुछ नहीं है ऑप्शन, तो जाके NaCl से जाकर मिल गया, ये पहले भी हम लोग देखे थे। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था? एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन था। हूबहू क्वेश्चन एग्जाम्पलर का आपके TRE एग्जाम में आया था। कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर तुम बहुत लंबे समय तक धूप में रखते हो तो क्या होता है? तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। आपको हम बताए थे ये सफेद रंग का होता है, ये ग्रे कलर का होता है। आपसे पूछ रहा है कि ये क्यों टूटा, ये क्यों टूटा? क्या सब्लिमेशन हो गया? सब्लिमेशन मतलब क्या सॉलिड से गैस बन गया? नहीं। क्या ऑक्सीडेशन हो गया? नहीं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना? नहीं। 1 और 3, 1 और 3 सही है। जरा क्वेश्चन को देखो, तुमसे कह रहा है, तुमसे ये नहीं पूछा बेटा 1 और 3 जो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आपका आंसर गलत है। आपसे अगर पूछेगा कि आपका नाम क्या है तो आप क्या बोलोगे?
मेरा नाम कल्याणी है और हम पटना में रहते हैं। नहीं ना, आपसे जितना पूछा आप उतना ही आंसर दोगे ना। तुमसे अगर तुम्हारा नाम पूछेगा तो तुम क्या अपना सिटी भी बताते चलोगे? बताते चलोगे क्या कि हम पूछे नाम क्या है तो मेरा नाम सूरज यादव है, हम दरभंगा के रहने वाले हैं, हाँ, मेरे पिताजी जो हैं उनका बिजनेस है, ऐसे करके जवाब दोगे? नहीं ना, जो पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दोगे। सवाल तुमसे क्या पूछा? सवाल पूछा कि ये व्हाइट से ग्रे क्यों हो गया? ये व्हाइट से ग्रे हो गया क्योंकि जब आपने इसको धूप में रखा तो इसका डीकम्पोजिशन हो गया, इसका अपघटन हो गया, और अपघटन होने की वजह से सिल्वर अलग हो गया, जिसके वजह से कलर बदल गया। क्लोरीन गैस निकली तो निकली, ये बात सही है, लेकिन आपसे सवाल में बस पूछा सिल्वर के बारे, तो क्लोरीन के बारे क्यों जवाब दोगे? आपसे सवाल में सिर्फ सिल्वर क्लोराइड के बारे पूछा है ना, तो आप क्लोरीन को क्यों बीच में घुसा रही है? वही बात है कि हम आपसे नाम पूछ रहे हैं तो आप अपना नाम के साथ पता भी बताते चल रहे हो। ये बात अपनी जगह ठीक है। अगर तुमसे पूछता कि इस रिएक्शन के बारे कौन सी बात सही है, तब तुम लिखते 1 और 3 दोनों सही है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन सीधा पूछा है। यही गलती तुम लोग टीआरई एग्जाम में किए हो। ठीक है, इसका जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाह प्रियंका, बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चंस भेजना हमको। कह रही मैम HTET लेवल 2 TGT साइंस क्लियर हो गया, मेरे लिए इम्पॉसिबल था, थैंक यू सो मच। चलो, गॉड ब्लेस यू डियर, बहुत अच्छी बात है। भेजना मुझे, जरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, है ना, थोड़ा सा इन लोगों को भी डिस्कस करा देंगे ताकि ये लोग भी क्वेश्चंस देख लें। तुम लोग को लगता है ना कि हर एग्जाम के लिए अलग बैच होता है, बेसिक पढ़ते हो ना तो बहुत जगह तुमको हेल्प मिल जाता है। क्या पूछ रहा है तुमसे? पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ मिलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके साथ साथ काफी अधिक मात्रा में हीट निकलती है। इसको हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, क्योंकि ये क्विक लाइम है, ये है आपका स्लेक लाइम। कौन सी बात सही है? क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? अरे भाई, जब हीट बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना। क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड है तो बेस है, और बेस का पीएच कितना होता है? 7 से ज्यादा। बेस का पीएच कितना होता है? 7 से ज्यादा। 2 और 3 करेक्ट है, ये रहा जवाब। हम्म, barium chloride with ammonium sulfate gives barium sulfate and ammonium chloride. बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ मिलता है, जिसके वजह से हमको बेरियम सल्फेट मिलता है और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। यही आपको रिएक्शन में पूछा हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी बात सही हो रही है, ये कौन से रिएक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनना। क्या ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है? अगर गौर से देखोगे तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। पहले बेरियम जो है वो NH4 की जगह ले रहा है। ठीक है, पहले बेरियम NH4 की जगह ले रहा है। ठीक है, और फिर बेचारे NH4 के पास कुछ नहीं रह रहा तो ये इधर बेरियम की जगह ले रहा है। तो एक्चुअली में ये दोनों अपने पोजीशन की अदला बदली कर रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोहरा विस्थापन है। ठीक है,
क्या दोहरा विस्थापन के साथ ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हो सकता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत सारे जगह प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि अवशेप बनता है। अवशेप का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो घुलती नहीं है, कोई भी चीज जो घुलती नहीं है उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो यहां पर 2 भी सही है, 3 भी सही है। ठीक है, सॉरी 2 और 4 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है, इसीलिए आंसर हम लोग डी लिखेंगे। इसीलिए आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो मतलब बिजली, लाइसिस मतलब टूटना, लाइसिस मतलब टूटना। ठीक है, तो जब तुम पानी से बिजली पास कर दोगे तो पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, है कि नहीं? तुमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको रेशियो बताना है। एक बात बताइए कि जब पानी में 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है तो टूटने के बाद भी तो रेशियो वही रहेगा। जब पानी के पास खुद ही 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है तो आपको नहीं लगता कि जब आप पानी को तोड़ भी दोगे तब भी थोड़ी चीजें गायब हो जाएंगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि हमेशा रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद चीजें सेम रहती हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस के पहले, तोड़ने से पहले 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। बदल थोड़ी जाएगा, बदल थोड़ी जाएगा। समझ गए? एंडोथर्मिक कौन है? एंडोथर्मिक कौन है? इनमें से कौन एंडोथर्मिक है? डाइल्यूशन क्या कहते हैं कि एसिड में पानी मिलाना क्या हो जाता है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड गैस में बदल रहा है। कैसे बदलेगा? सॉलिड में कण दूर है, सॉलिड में कण पास है, गैस में कण दूर है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करके बनेगा, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कंडेंसेशन का मतलब है गैस का लिक्विड में बदल जाना, गैस का लिक्विड में बदल जाना। ठीक है, तो क्या ये हीट लेकर बनता है? गैस के कण दूर होते हैं, लिक्विड के कण पास होते हैं, ये कूल होने पर बनता है। ये क्या होता है? ये कूल होने पर बनता है। तो क्या ये एंडोथर्मिक होगा? नहीं। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का गैस बन जाना, ये हीट एब्जॉर्ब होगी और लिक्विड का गैस बन जाएगा। तो 2 और 4 सही है। क्या किसी भी ऑप्शन में सोनाली 2 और 4 दिख रहा है? क्या किसी भी रिएक्शन में तुमको 2 और 4 दिख रहा है? सोनाली, तुम्हारा डाउट था इसलिए पूछ रही हूँ तुमसे। या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 ओनली लिखा है और 4 ओनली लिखा है? कहोगे 2 ओनली तो लिखा है लेकिन 4 ओनली नहीं लिखा। इसीलिए बेटा इस क्वेश्चन में हम आंसर ई लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो सोनाली, अगर मान लो ये ऑप्शन हम कर देते 4 ओनली, तब तुम कहती कि मैम 2 भी सही है, 4 भी सही है, उस केस में हम डी मार्क करते। समझे? अगर हम सी ऑप्शन को बदल के ओनली 4 कर देते तब तुम्हारा फाइनल आंसर डी होता। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, चूंकि ऐसा नहीं है, इसीलिए अपना फाइनल आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में आप रिएक्शन किए हो, जिसके वजह से आपको लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिला है, अवशेप मिला है। जब आप इस कार्य को दोबारा कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि लेड नाइट्रेट तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, लेड नाइट्रेट तो है ही नहीं, लेड नाइट्रेट है ही नहीं। अब क्या किया जाए? लेड नाइट्रेट के जगह पे क्या हम किसी और चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं? लेड नाइट्रेट की जगह तुम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर लोगे? लेड के जगह पे तुम अमोनियम कैसे इस्तेमाल कर लोगे यार? लेड के जगह पे तो लेड ही इस्तेमाल करोगे ना। मेटल, जहां तुम मेटल से चीज बदल दी है, तुम्हारी तो पूरी रिएक्टिविटी ही बदल जाएगी। लेड के जगह लेड ही ले सकता है ना, लेड के जगह लेड ही लेगा ना। कुछ कुछ सोच के बोलो। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे जगह क्या पीआरटी का बच्चा एडमिशन ले लिया? नहीं, अगर तुम टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारी जगह तुम्हारा ही क्वालिफिकेशन वाला लेगा ना, समझे? तो मेटल नहीं बदल सकते, तो लेड की जगह लेड ही लेगा। अब लेड का मेरे पास दो ऑप्शन है, एक लेड सल्फेट और एक लेड एसीटेट। एनसीईआरटी तुम्हारा रास्ता साफ कर दी है। लेड सल्फेट अघुलनशील है बेटा। जब कोई चीज अघुलनशील है, जब कोई चीज घुल ही नहीं रही, तो क्या वो आयंस में टूटेगी? जब कोई चीज घुल ही नहीं रही तो क्या वो आयंस में टूटेगी? खुद सोच के बताओ। नहीं, जब घुल ही नहीं रहा, आयंस में टूटेगा ही नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगा? ये आंसर नहीं हो सकता, बी रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तेल को ताजा रखने के लिए क्या इस्तेमाल करिएगा? तेल को ताजा रखने के लिए क्या इस्तेमाल करिएगा? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? अरे ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है यार, ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन रिएक्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीजन वाला सब ऑप्शन गलत है। ऑक्सीजन के साथ तो रखोगे तो तेज रिएक्शन हो जाएगी। रैंसिडिटी, विकृत गंधिता का मतलब ही है कि फैट और ऑक्सीजन मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रख दोगे? कार्बन डाइऑक्साइड को खा लोगे? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रख दोगे? या तो हीलियम रखोगे या नाइट्रोजन रखोगे। ठीक है, या तो हीलियम रखोगे, नोबल गैस है, या नाइट्रोजन रखोगे, क्योंकि नाइट्रोजन कम रिएक्टिव होता है। नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जल्दी नहीं टूटती। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है बेटा फोर्थ ऑप्शन यही था, संपद। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एनसीईआरटी में यही था, हीलियम एंड नाइट्रोजन। KClO3, ठीक है, KClO3 को जब आप गर्म करते हैं, ठीक है, एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में, उत्प्रेरक की मौजूदगी में, तो KCl और ऑक्सीजन निकल जाते हैं। आपसे पूछ रहा है रिएक्शन के बारे कौन सी बात सही है। एक चीज टूटकर एक से ज्यादा चीज बना रही है तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है बेटा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हीट इस्तेमाल हो रहा है। हीट लेफ्ट साइड लिखा है, हीट लेफ्ट साइड लिखा है। सी वाले थप्पड़ मारेंगे बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है, एक्सो का मतलब है बाहर, बाहर का मतलब है प्रोडक्ट। अगर हीट दाहिने साइड लिखा रहता तब तुम कहते एक्सोथर्मिक। अंतर समझो, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट बाहर निकलती है। यहां पर हीट दाहिने साइड लिखे तब ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, कोई चीज को आप तोड़ रहे हो, हम इसको तोड़ेंगे, हमको एनर्जी लगेगी। ऐसे ही KClO3 को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। ठीक है,
तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कभी भी हीट लेफ्ट साइड है या ऐसे बीच में ट्रायंगल बना है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बात समझ में आया? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा केमिकल रिएक्शन है? आप ऑक्सीजन गैस को स्टोर कर रहे हो हाई प्रेशर में, गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, पर क्या ऑक्सीजन से कोई नया पदार्थ बनेगा? नहीं ना, बस स्टेट चेंज होगा। गैस को आप जब बहुत हाई प्रेशर में रखते हो तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, नया पदार्थ तो नहीं बन रहा। ये एक फिजिकल चेंज है। एयर को लिक्विफाई कर रहे हो यानी हवा को लिक्विड में बदल रहे हो, कोई नया पदार्थ बन रहा है? नहीं, सिर्फ हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, फिजिकल चेंज। कॉपर वायर को आप गर्म कर रहे हो, गर्म करना मतलब आग में जलाना, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना। किसी भी चीज को जब आप जला रहे होते हो तो वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। कॉपर वायर को गर्म करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, नया पदार्थ बन गया। पहले कॉपर था, अब कॉपर ऑक्साइड बन गया। हमेशा याद रखना, बर्निंग, कुकिंग, डाइजेशन, ये सब केमिकल चेंज में आता है। ठीक है, ये सब आपका केमिकल चेंज में आता है। क्वेश्चन नंबर 17। ये तो स्टार्टिंग में लिख के भी बताए थे आप लोगों को, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है, पानी लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन लिक्विड है, जी नहीं, ये दोनों गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस होते हैं और जब ये मिलते हैं तो पानी बनाते हैं, पानी लिक्विड है। आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? पहला क्या है? KClO3 को आप गर्म कर रहे हैं और ये दो में टूट रहा है, मतलब ये विघटन अभिक्रिया है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, MgO में पानी मिला रहे हैं यानी रिएक्टेंट की संख्या ज्यादा है, प्रोडक्ट की संख्या कम है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां पर भी दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही है। ठीक है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? फोर्थ में जिंक ज्यादा क्या है? जिंक कम रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? ये कैसा रिएक्शन हो गया? सॉरी, जिंक ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद है? पोटेशियम PSC, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। क्या देख रहे हो? यहां पर जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, तो जिंक आयरन की जगह ले लेगा, जिंक आयरन की जगह ले लेगा। यानी ये कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो 2 और 3, 2 और 3 जो है वो आपके सही हैं। क्या ये कहीं पर भी ऑप्शन में लिखा है? क्या ये कहीं पर भी ऑप्शन में लिखा है? नहीं, 1 और 3 लिखा है, 2 और 3 नहीं लिखा है। कॉम्बिनेशन पूछा है तो इसीलिए ई मार्क करोगे। क्या मार्क करोगे? ई। ठीक है, इसके साथ साथ अपना ये चैप्टर
डन हो गया। ठीक है, अब हम लोग 1 घंटे के बाद फिर से मिलेंगे 1 बजे, है ना? अब हम लोग 1 घंटे के बाद फिर से मिलेंगे 1 बजे, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, है ना? इसमें 2 दिन लग जाएगा, आज और कल। 2 दिन लग जाएगा, आज और कल, ठीक है? ताकि तुम लोगों का दोनों साइड से कवर होता चला जाए। ठीक है जी? चलिए। सो 1 घंटे के बाद मिलते हैं और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे फिर। पहला चैप्टर डन है। ओके।